हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा से सुनिधि सर फाउंडेशन क्लासेस में। देखिए, आज जो आपका यूपी बोर्ड का साइंस का पेपर था हाई स्कूल का, आज उसका सॉल्व पूरा डिटेल संपूर्ण अध्ययन पूरा बताएंगे आपको। वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो अगर हमारा अच्छा लगता है, समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करना, ठीक है। अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन पहला दिया है। मैं क्वेश्चन पढ़ते लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। आप लोग अपने बुकलेट से मिलाएगा। बुकलेट जो कोड है इसका, मैं कोड लिख दे रहा हूँ, कोड मिला लीजिएगा। कोड है इसका भैया आपका 824 IN, ठीक है। ये आपका पेपर कोड है। चलिए मैं इस पेपर कोड का ऑप्शन आपको बताते चलता हूँ। ऑप्शन के बाद जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। ऑप्शन पहला क्या दिया है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्या दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस कह रहा है एक वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की क्या होगी, दूरी क्या होगी। देखिए कह रहा फोकस दे दिया, क्या दिया भैया, ऑप्शन जो पहला है वो क्या दिया, फोकस दे दिया। फोकस बराबर कितना दिया आपका, स्मॉल एफ मान लीजिए, स्मॉल एफ बराबर कितना दिया आपको भैया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है यदि वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनता है, कितना बनता है, बराबर। अब आप जानते होंगे बराबर का प्रतिबिंब बनता है भैया जब क्या होती है, जब आपका क्या होता है, वस्तु को हम वक्ता त्रिज्या पर रखते हैं, क्या रखते हैं, वक्ता त्रिज्या पर। तो देखिए फोकस 10 है तो आर कितना हो जाएगा भैया, या 2f कितना हो जाएगा 10, इसका दोगुना हो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जहां पे वस्तु को रखे हैं वहीं पे उसका तो प्रतिबिंब 20 उतनी बराबर बनता है। तो 20 सेंटीमीटर है तो इसका आंसर भी क्या होगा 20 सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन सही है आपका। कितना, 20 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा भैया, कितना होगा 20 सेंटीमीटर। चलिए क्लियर, ऑप्शन बी, ठीक है 20 सेंटीमीटर। चलिए कहा फिर एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव क्या होता है। ये देखिए उत्तल दर्पण का ना, अगर अवतल कहा होता तब भी होता अलग और उत्तल कहा तब भी, तो उत्तल कहा है तो उत्तल के लिए क्या होगा, सदैव भैया 1 से कम होता है, सदैव 1 से क्या होता है, कम। ये भी ऑप्शन बी ही सही है आपका, यानी पहले का भी बी है और दूसरे का भी ऑप्शन बी है। चलिए तीसरा चलते हैं। कह रहा एक अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब कौन सा जगह, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया। तीसरा क्वेश्चन, यानी उसका जो ये दिया कितना दिया भैया 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। और एक चीज पूछा है, क्या पूछा है, लेंस की क्षमता आपसे पूछा है पी बराबर भैया, तो होता 100 बटे कितना होता भैया फोकस, तो काट दें कितना 5। और आपका दिया अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस सदैव प्लस में होता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी। तीसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया सी, 5 डायोप्टर है, कितना आएगा 5 डायोप्टर प्लस में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है, कह रहा जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच यानी प्रिज्म पे पड़ता है तो निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक। तो कह रहा किस रंग का विचलन बहुत कम होगा, न्यूनतम होगा। ऑप्शन नंबर चौथा पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा किस रंग का विचलन कम होगा भैया, सबसे कम किसका होगा, लाल रंग का। ऑप्शन बी सही है आपका, कौन से, लाल रंग का, ठीक है। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक। पीला हरा ये सब उसके बीच में है तो इनका कोई ऑप्शन नहीं। तो लाल बैगनी में कंफ्यूजन होना था, तो लाल रंग का तरंग है अधिक होता है तो विचलन इसका कम होगा। चलिए फिर अगला दिया है क्या, किसी पदार्थ का लंबाई यानी ये लंबाई और एक प्रच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम दिया, यानी आर जो दिया 4 ओम दिया, तो कह रहा उस अन्य पदार्थ की लंबाई 2l, अब 2l कह दिया, प्रच्छेद क्षेत्रफल a/2 कर दिया, ठीक है। तो उसका प्रतिरोध कितना होगा भैया, यानी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, ठीक है। तो क्या होगा, उस पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा भैया, ठीक। लंबाई दोगुना और क्षेत्रफल आधा। तो देखिए लंबाई 2l कह रहा है, 2l नीचे हो जाएगा, ठीक है। और एक रो वाले फॉर्मूले पे लगा रो बराबर l/a वाले पे, ठीक है भैया। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, लंबाई दोगुना करने पे क्या होगी, प्रतिरोध क्या होगा भैया, अगर हम लंबाई बढ़ाते हैं और क्षेत्रफल आधा करते हैं तो लंबाई का उतना ही आएगा 4 ओम, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होगा भैया, 4 ओम का प्रतिरोध, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर ए सही है इसका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले 6वें क्वेश्चन पे। 6वां देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। कह रहा है क्या कि वैद्युत शक्ति कौन नहीं दर्शाता है, नहीं शब्द दिया भैया 6वें में। कह रहा पी का अर्थ कौन नहीं, शक्ति पी नहीं दर्शाता है, ठीक है। तो आप पता होगा पी बराबर क्या होता है भैया, I² RV होता है। P बराबर VI होता है, मेन फार्मूला है। P बराबर होता है V² बटे RV होता है, लेकिन P बराबर IR² नहीं होता है, जो ये ऑप्शन आपका गलत था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हुई है।
IR²। चलिए अगला करा, किसी धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है क्या? तो जो r की दूरी है वो क्या होता है भैया, जो दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपात होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम होता है भैया। क्या होता है? व्युत्क्रम। तो ये ऑप्शन ए का r² के व्युत्क्रम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही था इसमें। किसमें? 7वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए ये तो आपका हो गया किसका? फिजिक्स का क्वेश्चन। अब चलते हैं आपका केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, बोर्ड थोड़ा साफ कर देते हैं। चलिए देखिए, अब उसमें कह रहा है हाइड्रोजन आयन H+ आयन की प्रकृति क्या है। तो बताइए जिसमें H+ आयन होता है, ये 8वां क्वेश्चन है, जिसमें H+ आयन रहेगा वो कैसी होगा प्रकृति उसका? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय। ऑप्शन ए सही है। ठीक, फिर का धावन सोडा के अणुसूत्र में जल कितने होते हैं? जल की अणु संख्या कितना होता है? तो 10H2O होता है। कितना होता है? 10H2O। तो उसमें जल की संख्या कितना होगा? 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। ठीक, 10H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा धातु है भैया? तो ऑप्शन जो दिया था आपका 10वां क्वेश्चन, उसमें क्रोमियम भी आपका क्या है? धातु है, और लोहा भी धातु है, हीलियम और दिया है Hg। तो आपका जो हीलियम है ये क्या है? ये आपका अक्रिय गैस है भैया। कौन सा है? अक्रिय गैस, इसलिए धातु नहीं है। ठीक है, पूछा आधातु है, कहने मतलब आधातु पूछा था। तो ये आपका धातु नहीं, तो बाकी सब धातु थे, तो आधातु आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? He, हीलियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है कि 11वां क्वेश्चन कह रहा धातु के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? भैया कहा सत्य नहीं है। तो पहला क्वेश्चन होगा भैया, क्यों? क्योंकि इसमें दिया धातु सदैव सहसंयोजी बनता है। भैया ये गलत है। धातु सहसंयोजी यौगिक भी बनाता है, उपसहसंयोजी यौगिक भी बनाता है। ठीक है, और आयनिक यौगिक भी बनाता है। यानी हर तीनों प्रकार के बनाता है, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी और आयनिक। ठीक है, तो तीनों प्रकार के बनाते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन जो है ये आपका इसमें सही होगा। कि नहीं पूछा था तो ऑप्शन पहला सही, क्योंकि धनायन होता ही होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है भैया, और चालकता का गुण भी रखता है। चलिए आगे आते हैं। लिखा प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर क्या पड़ता है? जिप्सम। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया था। 12वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जिप्सम। जिप्सम, इसमें ऑप्शन कौन सा है भैया? बी सही है। ठीक है, आगे आते हैं। करा एथेनॉल को सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं। तो भैया रिएक्शन था। ठीक है, जब आप एथेनॉल का रासायनिक गुण पढ़े होंगे तो मिला होगा C2H5OH को हम सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे तो सोडियम एथॉक्साइड होगा, C2H5ONA, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी भैया? मुक्त हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? हाइड्रोजन गैस, जो कि बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन था भैया। ठीक है, अब आता है कौन सा आपका? बायोलॉजी का। किसका आता है? बायोलॉजी का। तो बोर्ड को हम दोबारा साफ कर देते हैं। देखिए वीडियो को इसकी मत करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत फास्ट बना रहा है, कि समय का ध्यान देते हुए तेज चलना है हमको। देखिए 14वां क्वेश्चन आता है बायोलॉजी से। किससे आता है? बायोलॉजी से। और बायोलॉजी के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए भैया। पहला सवाल बहुत बहुत जो बच्चे गलत भी किए होंगे, बहुत अच्छे सही भी किए होंगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन भविष्य में जाएंगे लगभग आगे 1-2 को छोड़कर बाकी सब भविष्य में मैच किए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। दिया है मानव में लिंग गुणसूत्र। यार कौन सा पूछा? लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम पूछा भैया। तो लिंग गुणसूत्र कितने होंगे? एक जोड़ी होते हैं, अर्थात 2 गुणसूत्र होंगे। अब बहुत बच्चे 23 मार्क क्या होंगे? तो पूरा गुणसूत्र भैया 23 होता है। ठीक, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। जोड़ा और कुछ कहा नहीं है, तो गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 2। ऑप्शन नंबर बी सही था। चलिए 15वां का देख लीजिए। 15वां कह रहा शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका आवश्यकता अनुसार, ठीक है, यानी आवश्यकता अनुसार क्या खाद्य स्रोत में विघटन करता है, तो उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए फिर कह रहा 16वां, कह रहा कि मस्तिष्क को सोचने वाला भाग क्या कहलाता है? अगर मस्तिष्क में जो सोचने का भाग होता है तो इसे भैया अग्र मस्तिष्क होता है। क्या होता है भैया? अग्र मस्तिष्क। लेकिन इसका सही ऑप्शन प्रमस्तिष्क होता है, लेकिन प्रमस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं भैया। ठीक है, तो प्रमस्तिष्क कहिए या फिर अग्र मस्तिष्क कहिए, बात वही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा ए। इसमें सी, इसमें बी, इसमें ए। ठीक है, आगे आते हैं। लिखा है कि निम्न में से पौधों में से कौन सा पुष्प एक लिंगी होता है? तो ये ऑफलाइन क्लास में बताया गया था। इसमें भैया क्या होता है? पपीता। आपका क्या होता है? पपीता आपका लिंगी। ऑप्शन डी सही है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। क्या दिया? 18वां क्वेश्चन, कहा कि एक कोशिकीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की कितनी मात्रा उनके कोशिक स्तर तक पहुंच पाती है? तो देखिए कोशिकीय स्तर कहा ना, तो इसमें 100% नहीं पहुंचेगा भैया। 10% जो होता है वो आपके उनके स्तर तक पहुंचता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। अब कहा है भैया, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का
उत्पाद जब बनता है प्रकाशन क्रिया के बाद, तो रिएक्शन भी बहुत बताया गया, हम आप लोग को संतुलित भी करवा रहे थे, ठीक है। संतुलित करवाने में पूछा उत्पाद क्यों, पूछा क्या क्या चीजें बनती है रिएक्शन के बाद, तो क्या बनेगा भैया, 19वां क्वेश्चन है ना, हाँ 19वां है, तो इसमें क्या बनेगा, ग्लूकोज बनता था, साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगा ही बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, जल। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा हो जाएगा, बी वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन जल तीनों दिया हुआ है, ठीक। फिर कह रहा है पादप हार्मोन्स, 20वां क्वेश्चन भी अच्छा है, जो ऑफलाइन क्लास में मैं विकल्प बता के बच्चों को भेजा था कि इसको तैयार कर लीजिएगा। इसमें दिया है कि पादप हार्मोन्स नहीं है, बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, जिब्रेलिन्स ऑक्सीजन पहले जो ऑक्सीजन पढ़े उनका ये पादप हार्मोन्स है, लेकिन वहां नहीं दिया है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एक पौधों वाला हार्मोन्स है, जिब्रेलिन्स भी पौधों वाला हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन यही भैया मादा का है, पुरुष में होता है यानी कि मानव में होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका गलत यानी सही होगा इसके हिसाब से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन होगा, ठीक। तो ये रहे आपके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो अब आगे बढ़ते हैं, लोग खंड वाले क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं वैसे बता दे रहा हूँ, जो सवाल होंगे उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहा भैया, कहा कार में पश्च दृश्य दर्पण के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, पीछे की चीज देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसकी वार्यता क्यों दी जाती है। तो इसमें भैया एक ही वर्ड का आंसर था, इसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि वस्तु हमारा जो होता है पीछे का गाड़ी वो या कार वो कहाँ दूर होता है, अब उसको हमको देखना है, अब अगर वो हम वहाँ पे अवतल दर्पण लगा देंगे तो बड़ा प्रतिबिंब दिखाएगा, तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे हमारा वो वस्तु या मान लीजिए कार या गाड़ी कहाँ पे है, इसलिए हम लगाते हैं उत्तल दर्पण, जिससे वस्तु का हमें प्रतिबिंब कैसा दिखता है, छोटा दिखता है, ठीक है। चलिए ये पहला क्वेश्चन था, 2 नंबर का इतना ही लिखना था, पहले कौन सा उत्तल दर्पण प्रयोग करते हैं, और क्योंकि इससे वस्तु में छोटी दिखाई देती है। चलिए अब आ गया भैया सवाल, ठीक है, क्या आता है सवाल को ध्यान दीजिएगा, हम बोर्ड पे लगाएंगे और इसको आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा, सवाल इसका में कितना आंसर आएगा। तो पहले देखिए सवाल लगाने से पहले हम क्या करते हैं, मान लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है, एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दिया है, जो वस्तु दिया भैया क्या दिया है, वस्तु की लंबाई हमें दिया है, यानी ओ दिया, ऑब्जेक्ट कितना 3 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है। कह रहा अवतल दर्पण, तो हमें दर्पण भी दे दिया, कौन सा, अवतल दर्पण। चलिए फिर से लिख दे रहे हैं, अवतल दर्पण, तो यहां ले लीजिए अवतल दर्पण में ऑप्शन कौन सा है, दूसरा भैया, किसका, उपभाग ए का, यानी पहले का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हमारा वस्तु का जो दिया है दूरी लंबाई दिया वो दिया है 8 सेंटीमीटर, और करा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो अवतल दर्पण से वस्तु को रखा गया वो 8 सेंटीमीटर दूर रखा गया, यानी यू बराबर भैया कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है जो 4.5 सेंटीमीटर का आभासी प्रतिबिंब, यानी आई का मान दे दिया कितना, 4.5 सेंटीमीटर, वो भी आभासी कह रहा है, क्या कह रहा है, आभासी कह रहा, प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना भैया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हमको निकालना भैया वी भी निकालना है, ठीक है, और एफ भी निकालना, दो क्वेश्चन इसमें पूछ लिया, और तभी ये क्वेश्चन 2 नंबर का तब भी दे दिया, यानी 2 क्वेश्चन 2 नंबर का है। ध्यान दीजिए, पहले हम वी निकाल लेते हैं, तो हम लोग पढ़े होंगे क्या, मैं न्यूमेरिकल में बताया था, आई बाई ओ बराबर वी बाई यू होता है, वी बाई क्या होता है, यू, इससे हम निकाल लेंगे वी भैया, तो आई दिया है ना, क्या हो जाएगा 4.5 बटे ओ दिया कितना 3 बराबर वी नहीं पता रहने दीजिए, ठीक है, बटे यू का मान कितना हो गया है 8, ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे मल्टी में हो जाएगा, तो 4.5 मल्टी 8 और बराबर वी, और यहाँ हो जाएगा क्या बटे 3, तो 3 से कट जाएगा ना, 15 3 45 1.5, अब 8 का गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा वी बराबर कितना 8 मल्टी 1.5 मल्टी कर लीजिए, तो हो जाएगा कितना 8 5 40 के शून्य हो गया, 8 1 8 4 12, तो 1 अंक 10 हो गया, यानी कि कितना सेंटीमीटर आ गया 12 सेंटीमीटर, क्या आ गया, यानी v का मान हमें मिल गया क्या 12 सेंटीमीटर। चलिए अब हमको f निकालना, तो हम क्या करते हैं, पहले चिन्ह लिख लेते हैं, तो आपको पता होगा u सब में माइनस होता है, ठीक है, और वस्तु आपका क्या है आभासी, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब रखते हैं फार्मूले पे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, एक आंसर आपका हो गया भैया, ठीक है। अब हम f निकालते, तो 1/f रहने दो, v का मान कितना है 1/12 प्लस u का मान है 1 माइनस में 8 होगा, तो दोनों चिन्ह का गुणा करा लेते हैं हम, तो 1/f ऐसे ही रहेगा, यहाँ 1/12 यहाँ माइनस 1/8। अब दोनों का निकालते हैं एलसीएम, तो 12 8 का एलसीएम कितना होगा भैया, देखिए मैं एलसीएम निकालने का तरीका बताता है, जो दोनों के पहाड़ा में आ जाए, तो अगर 24 लिख दें तो आ जाएगा ना, 12 दूना 24
तो यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस 8 3 24, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा भैया, -1/24 कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। तो f बराबर -24 सेंटीमीटर हम पलट देंगे और सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो यानी एक आंसर हो गया -24 और एक आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन भैया नोट कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, कोई समस्या होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, आपका कमेंट बहुत जरूरी। देखिए हम वीडियो को थोड़ा तेज बढ़ा रहे हैं क्योंकि समय को ध्यान देते हैं, क्योंकि आपको अगला भी सब्जेक्ट तैयार करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा निकट दृष्टि दोष क्या है, तो आपको पता होगा निकट दृष्टि दोष क्या है। ठीक, परिभाषा लिखेंगे इसमें। कह रहा किरण आरेख बनाइए, तो किरण आरेख में क्या बनाना था कि एक मानो नेत्र बना लीजिएगा ऐसे शॉर्ट में, मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ। ठीक है, बना के क्या करना था, कोई वस्तु का फिगर रेटिना के पहले काट देना था आपको। कहाँ काटना था, रेटिना के पहले, ऐसे यहाँ पहले काट देंगे तो ये निकट दृष्टि दोष हो जाता है भैया। ठीक है, कह रहा इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, तो आंख के सामने क्या करेंगे, चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन इसी में दूसरा पूछ रहा क्या है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, कारण का बताइए, व्याख्या करिए। तो इसमें क्या, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण कहेंगे। जब सूर्य की सफेद किरणें निकलती हैं वायुमंडल के कणों द्वारा, बैगनी और आसमानी कलर का क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए फिर पूछा है क्या, तीसरा क्वेश्चन कह रहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो भैया इसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र है वही इसमें फार्मूला लिखा जाएगा, जो बायो-सेवर्ट का नियम भी है वो नियम लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। खाली परिभाषा लिख के सूत्र बनाना था, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इससे बहुविकल्पी भी आता है, आर स्क्वायर वाला भी, तो उसी से पे ही है भैया। ठीक है, चलिए फिर एक अगला इसी में तीसरे में कहा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भैया। थोड़ा इसको साफ कर दें, हम अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरे का दूसरा हम बताते हैं आपको। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन कह रहा विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक क्या होगा भैया, रो का मात्रक ओम मीटर होता है, ये तो सबको पता होगा। तो इस पे आपका 1 नंबर मिल जाएगा ओम मीटर खाली लिखने से। फिर एक सवाल दिया है, कह रहा 25 ओम, आर बराबर 25 ओम दे दिया। कह रहा वोल्ट कितना दिया है, 12 वोल्ट। ठीक है, और पूछा इसमें एक बैटरी से जोड़ा जाता है, कह रहा बैटरी जोड़ देते हैं। तो कह रहा जो समय है टी बराबर प्रति मिनट दिया, यानी 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होगा, इसको चेंज कर लेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या हमसे, ऊर्जा यानी उष्मा पूछा है, एच पूछा है, चाहे कहिए डब्ल्यू पूछा है। ठीक है, या तो डब्ल्यू या तो एच कह सकते हैं। उष्मा पूछा हमसे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए अब उष्मा निकालने के लिए जो फार्मूला होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है भैया। तो हमको आर मिला है, टी भी मिला, लेकिन आई नहीं मिला। तो पहले हम क्या करते हैं, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या करते हैं हम क्या निकाल लेते हैं, वी से करके आई निकाल लेते हैं। तो आई बराबर क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। वी बराबर क्या होता है, आई आर। तो वी का मान कितना दिया भैया 12, आई का मान नहीं पता, रहने दीजिए, आर का मान कितना दिया 25। अब आएगा बटे में, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 25 बराबर आई। अब भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.48। ठीक है, इतना आ जाएगा एम्पियर। क्या आ जाएगा, एम्पियर। अब रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, अब इस फार्मूले में आप रख दीजिए। तो ये रहने दीजिए, आई का मान होगा 0.48 का स्क्वायर, ठीक है, गुणे 25 गुणे 60। तो यहाँ हो जाएगा 0.48, फिर गुणे 0.48 गुणे 25 और गुणे 60। अब गुणा कर लीजिएगा, गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा 300, करा लीजिएगा आप लोग, 345.6 हो जाएगा 6 जूल। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए इसमें पहले हम ओम का नियम जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो अगली बार भी क्वेश्चन आया था बोर्ड में। मैंने बच्चों से कहा था एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन अगली बार भी बोर्ड में आया था, तो ध्यान दीजिए। मैं बता देता हूँ इसको भी सॉल्व करके। 3 क्वेश्चन इसमें दिया है चौथे में, जो आपका 2-2 नंबर है, 6 नंबर का है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जरूर आएगा आपको ये भी। तो मैं पहले फिगर बना देता हूँ। चौथे क्वेश्चन पे चल रहे हैं भैया, चलिए मैं फिगर पहले बना दे रहा हूँ, जो फिगर आपको दिया है बोर्ड में। ठीक है, फिगर इधर बना दे रहे हैं।
चलिए देखिए फिगर बन गया ना। अब हम सवाल लगाते हैं। इस पे सवाल में क्या क्या दिया, 3 सवाल। पहला पूछा तुल्य प्रतिरोध, यानी कि इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, ए और बी के बीच प्रतिरोध निकालेंगे, बी और सी के बीच में निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे ए व बी के बीच, ए व बी के बीच आर, चाहे R1 लिख लीजिए, ठीक है। तो अब बताइए जब ऊपर नीचे तो किस क्रम में हो जाएगा, ये समांतर क्रम में, तो हो जाएगा 1 बटा यहाँ 1 बटा R बराबर 1 बटा हो जाएगा 10 प्लस 1 बटा 40। एलसीएम निकालेंगे दोनों का 40 ही होगा, तो यहाँ 4 प्लस 1 बटा R बराबर क्या हो जाएगा भैया 5 बटा 40। तो R बराबर 40 बटे 5 काट देंगे 8 हो जाएगा, यानी R1 यहाँ आ रहा था ना, तो R1 बराबर कितना हो गया 8 ओम, ठीक है। ये भी इसका मिला भैया, इतने का, इतने कितने मिलेगा हमको 8 ओम। अब ये भी तीनों किस में हो जाएंगे भैया, तो लिखेंगे बी व सी के बीच, बी व सी के बीच R2, ठीक है। R क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 1 बट्टा हो जाएगा R2 बराबर 1 बट्टा 20 प्लस 1 बट्टा 30 प्लस 1 बट्टा 60। तीनों का एलसीएम निकालें, क्या हो जाएगा 60। तो 1 बट्टा R2 रहने दीजिए, यहाँ जाएगा 60, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1, दोनों सब जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 3 2 5 1 6 बटे 60। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 60 बटा 6 काटेंगे कितना हो जाएगा 10। तो R2 कितना आ गया हमारा 10 ओम, यानी इस BC का टोटल मान कितना आ गया 10 ओम आ गया। तो 10 8 ही हो गया, तो लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ये पहले का ऑप्शन मिल रहा है भैया, तुल्य प्रतिरोध यानी R बराबर R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 कितना दिया हमारा, तुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा R, तो यहाँ R हो जाएगा R1 दिया 8 और R2 दिया कितना 10, ठीक है। दोनों जोड़ देंगे कितना मिल गया 18 ओम, यानी पहले का जो आंसर मिला हमको, इस सवाल के पहले का आंसर तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया भैया 18। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले हम लोग इसका निकालेंगे ए व बी के बीच, फिर बी व सी के बीच, जब दोनों प्रतिरोध को निकाल लेंगे तो हमारा तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। फिर क्या रहा कि परिपथ में बहने वाली धारा, तो ओम के नियम फिर लगा लीजिए, क्योंकि वोल्टेज दिया ही हमें, ठीक है। दूसरा सवाल वोल्टेज कितना दिया, V बराबर 18 वोल्ट, और हमको R मिल गया भैया कितना 18, ये भी मिला है, तो निकालना है I। तो V बराबर क्या होता है भैया IR, क्या होता है IR, होता है कि नहीं होता है। चलिए तो फार्मूला में रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा कितना 18, यहाँ I, यहाँ गुणे 18, पक्षांतर कर देंगे तो 18 बटे 18 बराबर I, कट के कितना आ जाएगा 1। तो I बराबर कितना मिल गया भैया 1 एम्पियर। मात्रक जरूर लिखेंगे, मात्रक जरूर लिखेंगे। ये दूसरे का ऑप्शन हो गया, हमें कितना मिल गया 1 एम्पियर, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसमें भैया, कहा है ए व बी के बीच विभवांतर, जिसके बीच विभवांतर कहते हैं बस उसी आर का मान चेंज कर दीजिए, आर का मान क्या कर दीजिए चेंज कर दीजिए। चलिए इधर थोड़ा सा जगह है, हम यहाँ चेंज करके लिख देते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा आर का मान यहाँ कितना हो जाएगा 8 ओम, जहां 10 रखते वहां क्या हो जाएगा 8, वी वही रहेगा 18, वी निकालना भैया, आई वही रहेगा कितना आया है 1 एम्पियर, वी निकालना है, रहने दीजिए। फार्मूला वही होगा, वी बराबर आई आर, तो वी का मान कितना रहने दीजिए, यहाँ पे 8 गुणे हो जाएगा 1 इक्वल टू 8 वोल्ट। क्लियर भैया। तो एक का 8 वोल्ट आंसर आएगा, एक का 1 एम्पियर आएगा, एक का आएगा 18 ओम, ठीक है। क्लियर। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, जो 6 नंबर का था। मुझे विश्वास है आप लोग जरूर सॉल्व किए, मुझे ऑफलाइन क्लास में सॉल्व करवाया गया था, सभी बच्चे सॉल्व किए होंगे। चलिए पार्ट भाग 2 में आइए, कहा विद्युत सहायक श्रेणी के 2 उपयोग लिखिए। तो विद्युत सहायक श्रेणी क्या, धातु के लेपन में क्रियाशीलता ज्ञात करने में 2 उपयोग हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए और आया है, पूछा है क्या, जो अगला क्वेश्चन है इसको 2 तरीके से हम लगा सकते हैं, ठीक है। कितने तरीके से, 2 तरीके का यूज कर सकते हैं उसको सॉल्व करने में। देखिए कैसे दिया है, कहा है क्या, कहा कि यह परमाणु, ठीक है, परमाणु क्रमांक दिया है 11, यानी परमाणु क्रमांक क्या दिया है 11, और कह रहा है कि Cl परमाणु क्रमांक 17 क्लोरीन, कह रहा है इस पे Na प्लस, यानी Na पे Na प्लस, क्लोरीन पे Cl माइनस का बनना समझाइए। तो एक तो इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं के एलिमेंट से, K L M और N से। तो यहाँ 2 8 और कितना हो जाएगा 1, और इसमें क्या आएगा 2 8 और कितना हो जाएगा भैया 7, ठीक है। तो बताया गया था कि अगर किसी भी कोष के, किसी भी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर अगर अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या 4 से कम आती है तो वही उसकी संयोजकता प्लस में हो जाती है, क्या हो जाती है प्लस में। तो ये 4 से कम है ना, इसकी संयोजकता प्लस हो जाएगी 1। अब इसमें देखिए 4 से अगर अधिक आता है तो उसको 8 से घटा के संयोजकता लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना
माइनस है, क्योंकि 8 होने में एक कमी है, तो यानी किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक किसी को इलेक्ट्रॉन ए देगा। ठीक है, एक ये हो गया, एक लिख सकते हैं इसमें ऐसे एन ए, फिर यहाँ इक्वल टू, ठीक है, एन ए प्लस और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस, ए भी सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे क्लोरीन और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देंगे और Cl माइनस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक त्यागेगा भैया, क्या करेगा, त्याग करेगा तब धनायन बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करेगा तब ये ऋणायन बनाएगा। तो ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास करके, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए फिर पूछा उदासीनीकरण अपक्रिया, तो अम्ल और क्षार वाला भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। उदासीनीकरण भी मैं पहले बताया था आपको रसायन बलगतकी में। ठीक है, फिर अपचयन अपक्रिया पूछा है जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पीएच पैमाना, जिसके में टिप्पणी भी दिया है और केवल समीकरण भी दिया है। तो समीकरण बच्चे ने अगर मैं पूछा बच्चों से क्या सॉल्व किए हैं बच्चे, तो बच्चे क्या है पीएच पैमाना वाला यानी टिप्पणी जो दिया था इसमें वही सॉल्व किए हैं। जैसे दिया बिलियन के पीएच मान पर संचित टिप्पणी लिखिए, तो क्या कहेंगे कि पीएच मान एक पैमाना है जिसकी खोज सोरेनसन ने 1909 में किया था। ठीक है, इसका मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की शक्ति। इससे हम किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता का अध्ययन करते हैं। अगर विलयन का पीएच मान 7 से क्या है कम है, 1 से लेकर 7 के बीच में अगर है तो विलयन अम्लीय होगा, अगर करेक्ट 7 है उदासीन होगा। ठीक है, अगर 7 से अधिक 14 तक है तो कितना होगा, वो क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, इससे इसमें बनाना था। फिर क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो कहेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 बंध या त्रिबंध पाए जाते हैं उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए देखिए, तो 2 आईपीसी नाम दिया, बहुत आसान सा दिया था, बच्चे करके भी आए हैं, बताए हैं हमसे। ठीक है, मैं आईपीसी नाम का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, फिर उसके बाद उसका आईपीसी नाम किया जाता है, कैसे क्या बना है। दिया है क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड दिया C सिंगल बॉन्ड CH3। तो हम क्या करते हैं, बताया गया था कि गणना किया जाएगा कार्बन का, और जरा से 3 बार नजदीक हो, तो यहाँ से 1 2 3 4, अगर 10 भी किया तब भी गड़बड़ नहीं, हर तरफ से 4 ही आएगा। तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, और 3 नंबर पे 3 आइन, या फिर कई बच्चे लिखे हैं ब्यूटाइन, क्या लिखे हैं, ब्यूटाइन, तो उनका भी सही है, ब्यूटाइन लिखिए चाहे ब्यूट 3 आइन, तो आईपीसी में कोई गड़बड़ी नहीं, दोनों सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है आईपीसी में, कहा CH3, फिर दिया CH, ऊपर दिया है OH और दिया CH3। तो समूह पहचान जाएंगे आप लोग, कौन सा समूह है, इसमें एल्कोहल समूह जुड़ा होता है। गणना जस्ट करिए, चाहे 1 2 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप 1 ऑल, प्रोप 1 ऑल, क्योंकि OH के लिए ऑल 1 नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा 2 ऑल, प्रोप 2 ऑल, क्योंकि 2 नंबर पे जुड़ा है। या फिर कह सकते हैं आप प्रोपेनॉल, क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, ऊपर वाला भी निर्भय, दोनों आईपीसी बता दिया हूँ, मैच कर लीजिएगा, जो आप लोग लिखे होंगे वही आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं क्या आता है आप लोग का। बायोलॉजी से क्वेश्चन आए हैं, पूछा है विखंडन, यानी इन सब पे उदाहरण लिखना। तो विखंडन में क्या हो जाएगा आपका, अमीबा हो जाएगा। खंडन किसमें होगा, स्पाइरोगायरा लिख सकते हैं। पुनरुद्भवन मुकुलन दोनों में एक ही, हाइड्रा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रा से काम हो जाएगा, दोनों में हाइड्रा लिख सकते हैं। फिर पूछा पायतंत्र पर टिप्पणी ओजोन परत पर, तो पायतंत्र किसे कहते हैं भैया, हमारे वातावरण और जो समष्टियां जो होती हैं उनका अध्ययन या उनको जोड़ने काम पायतंत्र कहता है। ठीक है, पायतंत्र घटक अगर लिखना चाहे लिख सकते थे। ठीक, ओजोन परत पूछा है, तो उसमें ऑक्सीजन के 2 अणु पहले क्रिया करके ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, फिर ऑक्सीजन गैस फिर ऑक्सीजन परमाणु से उच्च विद्युत विभव पर क्रिया करके ओजोन परत का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें ये सब आप लिख सकते थे। फिर पूछा मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र, तो मादा जनन तंत्र का फिगर बनाना था और उसका वर्णन भी करना था, ये 4 नंबर का था भैया। फिर पूछा मानव वृक्क की संरचना, तो इसमें किडनी की या वृक्क की संरचना बनाना था और उसका कार्य का उल्लेख भी करना था भैया। ठीक, ये हो गया। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो पौधों में गुरुत्वानुवर्तन भी कर सकते थे, वृद्धि कर सकते थे, विषमपोषी या परपोषी पोषण कर सकते थे। तो देखिए इस तरह से ये पेपर आपका यूपी बोर्ड का सॉल्व हो गया, वेल कंप्लीट है। ठीक है, पूरा सॉल्व है, संपूर्ण सॉल्व। ठीक है, संपूर्ण क्या हो गया आपका, सॉल्व है। आप लोग इस पे घर पे आराम से मिला सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखिए अगले वीडियो पे हम कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे जो आपका अगला सब्जेक्ट आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।